हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो अब हम जो है हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इनकम मेथड। हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड के थ्रू जो थे वो फाइंड आउट कर रहे थे, जिसमें हमने जो था नेशनल इनकम मेथड क्या होता है, उसका क्या फॉर्मेट था क्वेश्चन निकालने का, और एक एग्जाम्पल हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं और वहाँ देखेंगे कि नेशनल इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग द इनकम मेथड। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करना है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और नेशनल इनकम का मतलब क्या, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चीज़ें दे रखी हैं, वेजेस दे रखा है, आपको रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, मिक्स्ड इनकम दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दे रखा है, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स दे रखा है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये आपको दे रखा है। अब आपको डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हेडिंग होती है वो क्या होती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, तो देखोगे आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा, ठीक है, तब हम उसके सब पार्ट पर चलेंगे, यानी कि सब हेडिंग्स पर चलेंगे। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा होता तो हम डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ही लिख लेते। ठीक है, अब उसका सब पार्ट क्या था, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। ठीक है, तो आप देखोगे वेजेस दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है, 10,000 का। तो हम जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमने देखो लिखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें वेजेस हमने लिख दिया 10,000 का। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, ये चीज़ भी आपको यहाँ नहीं दे रखी है। उसके बाद अगला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। सिर्फ ये टर्म लिख के आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एम्प्लॉयर्स का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी क्लियरली लिख कर आएगा। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ये जो टर्म है, या तो ये टर्म लिख के आएगा, या अगर लिख के आता सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन तो इसका भी मतलब होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। कितना दे रखा, 400, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन 400। ओके, इसके बाद अगला जो है वो हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद अगला था हमारा पेंशन ऑन रिटायरमेंट। क्या पेंशन ऑन रिटायरमेंट शब्द दे रखा है, नहीं दे रखा ना। इसका मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इतनी ही बातें दे रखी हैं, यानी कि 10,400 रुपीज़ यहाँ पर आ गया। इसके बाद अगला हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या ऑपरेटिंग सरप्लस टर्म दे रखा है यहाँ पर, तो अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस टर्म नहीं दे रखा। कोई बात नहीं, जब नहीं दे रखा तो इसकी सब हेडिंग्स पर जाएंगे। उसके बाद सब हेडिंग में मैंने बताया था 4 चीज़ें, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। क्या रेंट दे रखा है, तो रेंट आपको दे रखा है 5,000 का। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेंट 5,000। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी आपको दे रखा है 400 रुपीज़ का। हमने इंटरेस्ट भी लिख लिया 400 रुपीज़ का, ये भी ठीक है। इसके बाद में प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट शब्द लिख रखा है, तो देखोगे डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट तो दे ही नहीं रखा। तो प्रॉफिट नहीं दे रखा तो उसके पार्ट दे रखे होंगे। उसके पार्ट थे 3। पहला था डिविडेंड, क्या डिविडेंड दे रखा है 3,000। ओके, दे रखा है डिविडेंड, तो हमने लिख लिया डिविडेंड कितना 3,000 का। उसके बाद अगला हमने देखा था कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स 400 का दे रखा है, हमने लिख लिया कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स 400 का। उसके बाद अगला देखो, अगला क्या दे रखा था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200 का, ये भी दे रखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200 का। ओके, तो प्रॉफिट के ये सारे पार्ट हो गए। उसके बाद रॉयल्टी, तो क्या रॉयल्टी आपको दे रखा है, तो आप देखोगे रॉयल्टी नहीं दे रखा। ठीक है, तो इन सब का टोटल किया और हमने बाहर लिख दिया 9,000 रुपीज़।
इसके बाद अगला जो आता है वो क्या आता है, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो मिक्स्ड इनकम आपको दे रखा है, मिक्स्ड इनकम आपको दे रखा है 400 रुपीज़ का, तो आपने मिक्स्ड इनकम भी लिख दिया 400 रुपीज़ का। और जब इन तीनों का टोटल करोगे 10,400, 9,000 और 400, तब कितना आएगा 19,800 करोड़ रुपीज़ जो है वो आपका क्या निकल के आया, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो ए पार्ट में जो आपसे निकलवाया था डोमेस्टिक इनकम, वो आपने निकाल के यहाँ पर दिखा दिया। बी पार्ट में आपसे क्या निकलवाया था, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम नीफा या नाफीफा बोलते हैं, उसे ऐड कर दो। तो 19,800 और देखो नीफा दे रखा है, तो दे रखा है आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,000 रुपीज़ का। तो देखो 1,000 रुपीज़ का ऐड किया तो 20,800 करोड़ रुपीज़ जो है वो आपका क्या हो गया, नेशनल इनकम निकल के आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। मैंने जो फॉर्मेट बताया था एक बार उस फॉर्मेट को याद रखो, उसके बाद आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे होंगे। ओके, इसके बाद अब हम जो इनकम मेथड में अभी तो हमने देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं प्रिकॉशन रिगार्डिंग द इनकम मेथड। अगर हम इनकम मेथड करते हैं, यूज़ करते हैं, तो कौन कौन से प्रिकॉशंस यानी कौन कौन सी सावधानियां हमें देखनी होंगी, उन चीज़ों पर उनको ध्यान देते हैं। तो पहला, ट्रांसफ़र अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन। ये जब मैं पढ़ा रहा था फॉर्मेट तब मैंने बता दिया था कि ट्रांसफ़र अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस एट्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बता चुका हूँ, जो ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र अर्निंग कुछ भी बोलो, वो आपके नेशनल इनकम के पार्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र जिस व्यक्ति ने आपको ये दिया है उसने ये पैसे कमाए होंगे, यानी कि उसके लिए फैक्टर इनकम होगी, और वो ऑलरेडी काउंट हो चुकी है। तो अब जो काउंट हो चुकी है उसी में से उसने पैसा आपको ट्रांसफ़र किया है, तो अब ये दोबारा से काउंट नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रांसफ़र इनकम जो होती है वो कभी भी काउंट नहीं होती है, और सिर्फ फैक्टर इनकम ही जो होती है वो नेशनल इनकम में काउंट होती है। बात समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी लाइक थेफ्ट एंड गैम्बलिंग इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कोई भी इलीगल एक्टिविटी, कोई चोरी किया हो, कोई गैम्बलिंग मतलब जुआ खेला हो, तो उससे अगर आपने कोई इनकम कमाई है तो उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। एज रिगार्ड्स इनकम जनरेटेड इन टर्म ऑफ ब्लैक मनी, और कोई भी आपने इनकम जो ब्लैक मनी अगर ली है, आपने ब्लैक मनी के रूप में कोई पैसा कमाया, तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो ये भी इंक्लूड नहीं होता, सिंपली बिकॉज नो एस्टिमेट्स आर अवेलेबल ऑफ सच इनकम। क्योंकि ये आपकी अपनी मेहनत की कमाई तो है नहीं, ये तो आपने क्या किया, एज ए चोरी किया, इसका कोई एस्टिमेट नहीं है, इसे आपने इलीगल तरीके से कमाया है, ना कि आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करके अपनी मेहनत से नहीं कमाया है। तो इसीलिए बस इतना याद रखो कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटी होती है उससे अगर आपने कोई पैसे कमाए हैं, आपकी कोई इनकम हुई है, तो उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दीज आर अ रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस। ये पार्ट कुछ टॉप, ये जो पॉइंट है वो तो मैं प्रोडक्ट मेथड के प्रिकॉशन में भी बता चुका हूँ। कोई भी कमीशन जो आपने कैसे कमाया, कोई सेकेंड हैंड किसी भी गुड्स का खरीद या बेच करके, या तो सेल किया हो या परचेज किया हो, अगर उसके बदले में आपको कोई कमीशन मिलता है तो वो क्या होता है, नेशनल इनकम का पार्ट होता है, क्योंकि आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड की, आपने मेहनत की, उसके बदले में आपको पैसा मिला। ठीक है, बताया था। और मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड में एक पॉइंट और समझाया था कि अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स की आप खरीद या बेच यानी कि सेल और परचेज करते हो तो उसको काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जिस साल प्रोड्यूस हुआ होगा उस साल वो काउंट ऑलरेडी हो चुका होगा, तो इसे बार बार काउंट नहीं किया जा सकता। सिर्फ उनकी सेकेंड हैंड गुड्स के खरीद या बेच पर यानी कि सेल और परचेज पर कोई कमीशन मिली है तो उसको काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी फैक्टर सर्विस होती है, आपकी मेहनत की कमाई होती है। ओके,
अगला आता है फोर्थ पॉइंट, ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। वही बात है, अगर आप कोई भी सेल या परचेज कर रहे हो किसकी, किसी शेयर्स की या बॉन्ड्स की, ठीक है, तो वो आपके नेशनल इनकम के पार्ट होते हैं। क्यों? ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है? वो कमीशन, एक तरीके से वो हिंदी में से दलाली बोलते हैं, ठीक है। तो आपने वो जो खरीद बेच किया और उसके बदले में जो कमीशन लिया, वो जो होता है वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज़ अ रिवार्ड फॉर फैक्टर सर्विस, क्योंकि आपने अपनी सर्विस दी और बदले में आपने कुछ पैसे चार्ज किए, आपकी फैक्टर सर्विस के बदले में आपको पैसा मिला है, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट होगा। Imputed rent of owner occupied house is to be treated along with rent as a component of factor income। ये भी टर्म मैं आपको बता चुका था कि भाई देखो, कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके लिए आपको लैंड चाहिए, कोई हाउस चाहिए, और अगर वो हाउस आपका अपना है तो आपको अब किसी को कोई रेंट तो देना नहीं है, तो फिर कैसे उसको काउंट किया जाएगा? तो इम्प्यूटेड का मतलब एस्टिमेटेड रेंट जो है वो उसका काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है, और वो जो होगा आपके फैक्टर इनकम का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर ऑल द कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट। देख चुके हैं हम लोग, ये प्रॉफिट के ही पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, आगे क्या लिखा? वंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एनी ऑफ दीज कंपोनेंट शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड। क्या बोल रहा है? अगर आपने प्रॉफिट को एक बार ऐड कर लिया तो उनके सब पार्ट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैंने बताया कि जब भी न्यूमेरिकल करो तो उसकी अगर मेन हेडिंग के आगे अगर पैसे आपको दे रखे हैं, आपको वहाँ पर कोई भी अमाउंट दे रखी है, तो आपको डायरेक्टली सबसे पहले वही लिखना है, उसकी सब हेडिंग्स के अमाउंट से फिर आपको कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉफिट मेन हेडिंग होगी और उसके सब पार्ट में डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स आता है। तो अगर प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा है तब आपको इन तीनों के अमाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है। सेवेंथ पार्ट, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या बोला? इनकम टैक्स जो आपने अपनी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब आपकी जो सैलरी पर जो इनकम टैक्स पे किया है, अगर वो आपने पे कर दिया है तो उसको क्या है, वो जो होगा वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी सैलरी पर ही तो वो इनकम टैक्स लगा है, और सैलरी जो थी वो पूरी की पूरी तो आपने पहले ही ऑलरेडी काउंट कर लिया, तो उसके ऊपर अगर कोई टैक्स लगता है और वो तो आप वो टैक्स कहाँ से पे करोगे? अपनी सैलरी से। तो वो सैलरी जब ऑलरेडी काउंट हो चुकी है तो फिर अलग से इनकम टैक्स को काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, wages and salary in cash and kind as well as social security contribution by employer on the behalf of employee are all components of compensation of employee। देख चुके हैं, compensation of employee के पार्ट होते हैं कौन कौन से? wages and salary in cash, wages and salary in kind, social security contribution by employers, ठीक है। any of these components should not be separately added once कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। वही प्रॉफिट वाली बात, अगर आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, उसकी अमाउंट को काउंट कर लिया, तो फिर उसके सब पार्ट को अलग से काउंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके 8 पॉइंट्स थे जो प्रिकॉशंस के थे। आपके लिए क्वेश्चंस में पहले भी बता चुका हूँ कि क्वेश्चंस जो आता है वो 6 या 8 मार्क्स का आता है, तो उसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल दे रखा होता है और उसके और में थ्योरी वाला पार्ट दे रखा होता है, जिसमें पूछ लेता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकम मेथड एंड एक्सप्लेन दैट प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड, ठीक है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। मोस्टली बच्चों को न्यूमेरिकल आता है तो वो न्यूमेरिकल कराते हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि 20 क्वेश्चन अब MCQ के आएंगे तो आपको थ्योरी पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, और मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। बस मुझे फॉलो करते चलो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके बताओ आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है, आपको कोई क्वेरी है तो मुझे बताओ, ठीक है। मेरे चैनल को क्या करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, तभी मैं मोटिवेट हूँगा। देखो कोई भी काम तभी हो सकता है जब मैं मोटिवेट हूँ, ठीक है। आप भी पढ़ाई क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो
मेरे को भी जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे लगेगा कि बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं और मैं और भी अच्छे से अच्छा और भी मेहनत करूँगा। ठीक है, तो यहाँ ये तो होता है आपका इनकम मेथड का पार्ट खत्म। अब जो अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी एक्सपेंडिचर मेथड पर। ओके, और उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पर आएगी, और उसके बाद अगली वीडियो जो आएगी वो इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड आए होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बाद में वहाँ पर हम एक जो पूरी वीडियो बनाएंगे वो उसके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं तीनों टाइप के, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड हो, चाहे वो नेशनल इनकम से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड हो, तीनों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम वहाँ पर करेंगे, देखेंगे बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।